श्रोताओं नमस्कार। महीने का आखिरी रविवार और ये दिन होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का। और आज इस कार्यक्रम की 116वीं किस्त में प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों पर बात की, विचार साझा किए। और आज इस विषय पर बात करने के लिए हर बार की तरह आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू एक चर्चा लेकर हाजिर है। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में निमंत्रण दिया है लेफ्टिनेंट डॉक्टर पंकज मेहता जी को, जो कि एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हैं 4JK बटालियन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में और कोऑर्डिनेटर हैं डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज के। प्रोफेसर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी। आज जैसा हमने देखा, प्रधानमंत्री ने कई विषयों पर बात की और जो शुरुआत उन्होंने की युवाओं के साथ की और एनसीसी के साथ की। और सिंस आप जो एनसीसी ऑफिसर हैं, तो आपको पहले मुबारकबाद देता हूँ आज एनसीसी के डे की। और आज प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया और उन्होंने खुद भी बताया कि वो भी एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। एनसीसी का एक व्यक्तित्व निर्माण में क्या रोल है और जम्मू कश्मीर में इसकी क्या स्थिति है? एनसीसी नेशनल कैडेट कोर आज एनसीसी रेजिंग डे के तौर पे मनाया जा रहा है और ये 76वीं वर्षगांठ है। एनसीसी 16 जुलाई 1948 को रेस की गई थी, आ गई थी एग्जिस्टेंस में। लेकिन नवंबर के चौथे संडे के दिन 1948 में इसका पहला यूनिट दिल्ली में रेस किया गया, तभी हम एनसीसी डे मनाते हैं। एनसीसी तो जुलाई 1948 में आई और नवंबर में पहला यूनिट रेस हुआ, वो एनसीसी डे है। और आज ये 76वीं इसकी वर्षगांठ है, 76। और एनसीसी का, जैसे आपने बोला, एनसीसी का सबसे बड़ा रोल कैरेक्टर, कॉमरेडशिप, सेल्फलेस सर्विस फॉर द नेशन में है। एनसीसी अनुशासन सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है और मोटो जो है एनसीसी का वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। जी। तो एनसीसी के, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा, वो एक इसके कैडेट रहे हैं। और हमारे जो अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी, वो भी एनसीसी कैडेट रहे हैं। और एनसीसी, जैसा मोदी जी ने भी कहा कि उनके जो कैरेक्टर, डिसिप्लिन में इसका बहुत बड़ा रोल रहा, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। और ये कहता हूं कि एनसीसी आपका जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज, कैरेक्टर, कॉमरेडशिप, डिसिप्लिन और सेल्फलेस सर्विस फॉर द नेशन, क्योंकि एक वॉलंटरी सर्विस है, अपने देश को क्या देना है, ये एनसीसी सिखाती है। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 20 लाख जो एनसीसी कैडेट एट प्रेजेंट हैं, मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में कितना बेहतरी आई है और एनसीसी के प्रति रुझान कितना बढ़ा है? एनसीसी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टरेट, हमारे देश में 17 डायरेक्टरेट हैं और जम्मू कश्मीर में जो डायरेक्टरेट है उसको हम कहते हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टरेट। तो इसका जो प्रेजेंस है 22 जिलों में, इसमें हम लद्दाख को भी ले रहे हैं क्योंकि यूटी बनने के पहले का अभी भी जेकेएल डायरेक्टरेट है। तो 22 जिलों में 433 इंस्टीट्यूट्स में एनसीसी है। और पिछले महीने 25 अक्टूबर को हमारे लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार, जो जीओसी इन कमांड है, उन्होंने 4 नए यूनिट्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ऐड किए, जिसमें 6 बटालियन जिसको उधमपुर में मिली, 7 JK बटालियन कुपवाड़ा, 2 लद्दाख बटालियन और जम्मू कश्मीर में एयर स्क्वाड्रन इंट्रोड्यूस हुआ। हमें बहुत बड़ा गर्व होता है कि जम्मू कश्मीर में भी एयर यूनिट का इंट्रोडक्शन पिछले महीने किया जा चुका है और अब यहाँ पे एयर विंग भी इंट्रोड्यूस हो गया जो उधमपुर में है। और ये इसकी जरूरत और इसके प्रति रुझान को देखते हुए क्योंकि इसमें 13,950 एडिशनल वैकेंसीज मिल गई हैं जम्मू कश्मीर को। पहले 28,000 थी, अब ये आंकड़ा 41,000 को छुएगा। और 4 नई बटालियन के साथ, जिसमें कुपवाड़ा, कारगिल और उधमपुर, 2 उधमपुर को दी गई जिसमें एयरविंग भी आ गया है और कुपवाड़ा को 7 JK मिला है, 6 JK उधमपुर है और 1 एयर स्क्वाड्रन आपको उधमपुर में 1 JK है और 7 कुपवाड़ा में। जी। डॉक्टर मेहता, हम बात कर रहे हैं भारत को विकसित बनाने की। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा और हमारा देश ये युवाओं का देश है, युवा राष्ट्र है। और प्रधानमंत्री ने बात की राष्ट्रीय युवा दिवस, जो हम 12 जनवरी को मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मैं चाहूंगा कि युवाओं को और युवाओं के राष्ट्र के निर्माण में क्या महत्व है और उसकी तरफ कितना तवज्जो दी जानी चाहिए अगर हम वाकई अपने देश को एक सशक्त और विकसित बनाना चाहते हैं। देखिए, ये युवाओं का ही रोल है। कोई भी देश अपने यूथ से ही जाना गया। अगर हम अपना इतिहास देखें, सिंगापुर को देखें, जापान को देखें, जो भी देश उठे अपने यूथ में उन्होंने इन्वेस्ट किया। और आज जैसा इन्होंने कहा कि यूथ डेवलपमेंट की जरूरत है, ये बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि किसी भी देश का फ्यूचर उसके यूथ में ही है, हमें उसी में इन्वेस्ट करना है। और मैं यहाँ ये बात रखना चाहूंगा कि जैसे अब हमारी आबादी, आवर पॉपुलेशन इज द लार्जेस्ट इन द होल वर्ल्ड, हम चाइना को भी बीट कर चुके हैं जी। और जब हम सुनते हैं बहुत जगह कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी है भारत के पास कि आज वो सबसे युवा देश है, क्योंकि हमारी 65% आबादी 35 वर्ष के नीचे है। लेकिन मैं ये बात रखना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है भारत के साथ, क्योंकि इन्हीं 15 से 20 साल में हमें अपने युवा को सही दिशा देनी है। लेफ्टिनेंट मेहता, आप प्रधानमंत्री ने आज जो बात की कि यंग लीडर्स डायलॉग होने जा रहा है इस राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में, और जिसमें देश भर से हजारों नौजवान जो हैं वो आएंगे, ब्लॉक लेवल तक से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल तक से आएंगे, सभी का एक साथ मिलना और अपने विचारों का आदान प्रदान करना, ये नए आइडियाज और देश को मजबूत बनाने में कितना आप समझते हैं कि लाभकारी साबित होगा? ये बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होगा, क्योंकि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग, जिसमें 2000 यूथ सिलेक्ट होके भारत मंडपम में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये जो 2000 चुन के आएंगे, इनका डिस्कशन, क्योंकि हमें ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर लेवल से जितने भी लोग आ रहे हैं, उनका जो क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज और क्रॉस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होंगे अमंग द यूथ, वो ही डिसाइड करेंगे कि देश में किन चीजों की हमें जरूरत है, किन चीजों पे हमें इन्वेस्ट करना है, किन पे ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है, और 12 जनवरी 2025 में जो ये डायलॉग होने वाला है, ये हमारे विकसित भारत जो हमने सपना देखा है 2047 तक हम लोग समृद्ध हो जाएं, डेवलप्ड हो जाएं, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आज हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत दुनिया के सबसे अग्रणी गिने चुने देशों की सूची में शामिल होता जा रहा है। और हमने बात की कि युवा किस तरह से देश की सेवा करते हैं, और आज इस मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कुछ युवाओं का जिक्र किया जो कि अपनी जो टेक्नोलॉजिकल उनकी जो समर्थ है उसके जरिए किस तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने लखनऊ से वीरेंद्र की बात की, जो कि बुजुर्गों को लाइफ सर्टिफिकेट किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से जमा कराना है, और अहमदाबाद के राजीव जो कि आजकल एक नया वो फ्रॉड चला हुआ है, डिजिटल अरेस्ट, कि आपके बच्चे को पकड़ लिया है, इतने पैसे दीजिए, उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं, साइबर क्राइम के बारे में जागरूक कर रहे हैं अहमदाबाद के राजीव। तो नौजवानों को किस तरह से अपनी सामर्थ्य, अपनी जो सलाहियत उनके पास है टेक्नोलॉजी की, समाज को जागरूक करने में किस तरह से उनको रोल निभाना चाहिए? ये जो पहल वीरेंद्र जी ने लखनऊ से जो किया और अहमदाबाद से जो कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के ऊपर, ये बहुत अच्छी पहल है। हम ये चाहेंगे कि ऐसी ही पहल थ्रू एनसीसी के माध्यम से जो हमारा युवा है वो साइबर अवेयरनेस की मुहिम उठा सकता है, क्योंकि एनसीसी के कैडेट, जैसे उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट में कहा कि हर आपदा में एनसीसी के कैडेट्स दिखते हैं, ऐसे ही हमारे इन एनसीसी कैडेट्स को हम साइबर अवेयरनेस के तहत सक्षम कर सकते हैं, और यही एनसीसी कैडेट ओल्ड एज को हेल्प कर सकता है। जिसको एक तहत मुहिम के तहत अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दें इसी आइडिया को लेके, तो ओल्ड एज कि जो पीपल हैं उनको हमारा युवा यानी एनसीसी का कैडेट ही जाके साइबर अवेयरनेस, डिजिटल अरेस्ट और ये जितने प्रकार के जो क्राइम्स चले हैं उनसे उनको जागरूक करा सकते हैं ताकि ये फ्रॉड कम हो। तो हमारा जो 20 लाख का जो यूथ है, जैसा इसकी तादाद बढ़ गई 15 से अब 20 लाख हो गए हैं, इनमें अगर हम इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये बच्चे, इनमें हम यही सिखाते हैं जब भी इनकी हम परेड करते हैं, फॉलो इन करते हैं कि सेल्फलेस सर्विस फॉर द नेशन, आपने देश के लिए कुछ करना है, कुछ पाने के लिए नहीं, अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए करना है। तो उसमें हम चाहते हैं इन युवाओं को ये एग्जाम्पल्स देके हम प्रेरित करेंगे, जिससे हम इन चीजों को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्प कर पाए। आज हम देखते हैं हर हाथ में मोबाइल है और टेक्नोलॉजी का हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, पेमेंट्स हम डिजिटली कर रहे हैं, अच्छी बात है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम किताबें पढ़ने की जो परंपरा रही है, जो तरीका रहा है, उससे दूर होते जा रहे हैं। हम लेखन की जो शैली है, हाथ से लिखने से हम दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारा समाज, हमारे युवा ये उस चीज़ से वंचित होते जा रहे हैं जो लिखने की कला है, बोलने की कला है, स्टोरी टेलिंग की कला है। आज सब कुछ मोबाइल में ही हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि कुछ देश के कुछ राज्यों में लोगों ने बहुत अच्छी पहल की है लाइब्रेरीज बनाने की, रीडिंग को बढ़ावा देने की, जो पब्लिक स्पीकिंग है, उनकी जो मेमोरी ट्रेनिंग है, स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट है। तो लाइब्रेरीज के महत्व के बारे में मैं चाहता हूं कि आप इस पर प्रकाश डालें। ये बहुत अच्छा उन्होंने पॉइंट आज हमसे जो डिस्कस किया लाइब्रेरी का। कोरोना काल के बाद से हमने देखा है बच्चों में वो लिखने की जो उनकी आदत थी वो छूट गई है जी। ये बहुत जरूरी है बच्चों को लिखना, क्योंकि
आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, उनकी क्रिएटिविटी तब आएगी जब अपना बच्चा अपने दिमाग से सोच के लिखे। क्योंकि अभी क्या है कि वो एक सेट पैटर्न पे हमारे युवा सोच रहे हैं, जो चीज उन्होंने मोबाइल में पढ़ी उसी के इर्द गिर्द वो घूमते हैं, उसी टेक्नोलॉजी तक सीमित। मैं यहाँ पे ये बात रखना चाहूंगा, हमारे देश में 2015 में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क IIT खड़गपुर की एक बहुत अच्छी पहल है, जिसमें 55 मिलियन एजुकेशनल रिसोर्स का एक डेटाबेस है जिसको कोई भी यूज कर सकता है, और थ्रू मोबाइल, थ्रू नेटी, वो डिजिटल लाइब्रेरी, आप घर बैठे आप बुक्स वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और 2015 में ये मुहिम शुरू हुई थी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जिसको स्पॉन्सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। और इसी चीज को वर्ल्ड समिट अवार्ड 2021 में इस चीज को दिया भी गया है। और उसी के तहत अब ये जितनी भी छोटे जगह, जैसे उन्होंने गोपालगंज का जिक्र किया, ऐसे ही ऑल लाइब्रेरीज को वो पायलट प्रोजेक्ट हम दिखा के सक्षम करें, तो हमें लगता है हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंच पाएंगे, उनको बुक्स पहुंचा पाएंगे अगर वो सक्षम नहीं है खरीदने के लिए, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी तो आप डाउनलोड कर। और उन्होंने बताया कि जिस तरह से बिहार के गोपालगंज में जो प्रयोग लाइब्रेरी बनाई गई है, उसमें गांव के जो पिछड़े इलाकों के बच्चे हैं, जो फाइनेंशियली भी उतने स्ट्रांग नहीं है, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किताबें मुहैया कराई जाती हैं और उन्हें उनकी पढ़ाई करने में बहुत सारी मदद मिल रही है। शर्मा जी, मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा, एक साथी स्कीम 2023 में लॉन्च हुई है IIT कानपुर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, जिसमें लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं प्रोफेसरों से, और उन बच्चों तक हमारी मुहिम में पहुंचने की, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करें, चाहे नीट का, चाहे IIT का, चाहे CUET का, जो सक्षम नहीं है, जो महंगी कोचिंग में नहीं जा सकते, उनके लिए साथी स्कीम के तहत जो अच्छे प्रोफेसर हैं IIT के, एम्स के, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, वो लेक्चर रिकॉर्ड करें टॉपिक्स के ऊपर, और उन बच्चों तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये सपोर्ट भी दें। तो बुक्स के साथ साथ लेक्चर का भी एक स्कीम भारत सरकार ने शुरू कर जी। और आज जैसे प्रोग्राम की शुरुआत उन्होंने की, तो मन की बात को उन्होंने कहा कि ये भारत की, देश की उपलब्धियों की बात, ये जन जन के सामर्थ्य की बात है, और ये देश के युवा सपनों की बात है। तो देश में जो कुछ भी हो रहा है, देश की जो क्षमता है, सामर्थ्य है, शक्ति है, ये उसकी बात है। और जैसे आपने बड़ा अच्छा ये बताया है कि जो लेक्चर्स हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर्स दे सकते हैं उन बच्चों तक जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग वर्गों से ताल्लुक नहीं रखते, तो उनकी मदद हो सकती है। बात कर रहे थे लाइब्रेरीज की और किताबें पढ़ने की। आपको आपका बचपन भी याद होगा जब हमारी माता जी या नानी दादी कहानियां सुनाती थी हमें, या फिर कुछ पढ़ने के लिए देती थी, तो वो तस्वीरें और मूवीज सामने ना देखकर हम उसको इमेजिन करते थे। तो पढ़ना जो है, हमारी जो कल्पना शक्ति है, उसको स्ट्रांग बनाता है। जैसे राजा की कहानी अगर मैं आपको आज सुनाऊं कि एक बार एक राजा था, वो बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठता था, तो आपके दिमाग में राजा भी आएगा, ऊंचा सिंहासन भी आएगा, तो हमारी कल्पना शक्ति जो है वो उसको विकसित करेगा। तो भारत में स्टोरी टेलिंग एक बड़ी पुरानी परंपरा रही है। तो किताबों की तरफ ध्यान देना और इस तरह की जो कोशिशें हैं उनको बढ़ावा देना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। फिर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया अपनी ज्ञाना यात्रा की। वो 3 देशों की यात्रा पर गए थे और उन्होंने कहा कि ज्ञाना में एक छोटा इंडिया बसता है, मिनी इंडिया वहाँ पे बसता है, और वहाँ 180 साल पहले जो लोग भारत से लिए गए थे खेती करने के लिए मजदूर के तौर पर, तो वो वहाँ पर आज वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ पर वो व्यापार कर रहे हैं, वहाँ के राजनीति में हैं, और हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना वो नाम कर रहे हैं। लेकिन उनका जुड़ाव आज भी उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम उस देश से ताल्लुक़ रखते हैं जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था, हम भारतीय हैं। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं इरफान अली, वो भी भारतीय मूल के हैं। तो हमारी जड़ें नहीं मैं कहूँगा, भारत की शाखाएं जो कहीं कहीं जाकर पहुंची हुई हैं, उन शाखाओं के साथ जुड़ना, ताकि उनकी पहचान मूलतः भारत के साथ कैसी थी और उनकी उस पहचान को जिंदा रखना, ये कितना ज़रूरी है और इसके लिए क्या क्या इकदाम किए जाने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। जितने भी लोग गए, जैसे उन्होंने जिक्र किया इरफान अली साहब का, जो कि राष्ट्रपति हैं गयाना में, दक्षिण अमेरिका में, वहाँ के जो उन्होंने जिक्र किया, और भी बहुत सारे डायस्पोरा हैं, बहुत सारे देशों में भारतीय हैं, उनके माध्यम से उनको अपनी रूट्स याद हैं। अगर हम साइंटिफिकली भी देखें, कोई भी अगर बायोडाइवर्सिटी, जैसे मैं एक साइंस का टीचर हूँ, जो अपनी रूट से डिस्प्लेस हो जाते हैं लोग, उनका उतना विकास नहीं हो पाता है। तो रूट कनेक्ट बहुत जरूरी है। जो अपनी रूट से दूर एक हो गया, साधारण सा उदाहरण है कि अगर एक पेड़ है, अगर उसको जड़ से अलग कर जाए, तो चाहे वो जितना मर्जी विशाल पेड़ क्यों नहीं होगा, उसकी शाखाएं कमजोर हो जाएंगी और अंततः गुत्वा वो खत्म हो जाएगा। तो आज जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने जिक्र किए, ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट
की जरूरत है, मतलब हमारा इतिहास बताने वालों की बहुत जरूरत है, उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग अब कम बचे हैं जिन्होंने उस भारत को देखा है। हमें वो इतिहास जानने की जरूरत है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके, उनकी रिकॉर्डिंग करके, उनकी कहानियां सुन के, जिससे हम अपनी रूट से जुड़े रहें, क्योंकि अगर हम अपनी रूट से कनेक्ट नहीं होंगे तो हम उतना आगे नहीं जा पाएंगे। और उन्होंने भी जिक्र किया कि हैशटैग इंडियन डायस्पोरा स्टोरीज, इस पर लोगों को कहा कि वो नमो ऐप पर और माई गॉव पर जो स्टोरीज शेयर करें, तो उस तरह से बहुत सारी चीजें सम्मिलित होंगी, लोगों तक ज्ञान पता लगेगा। क्योंकि अगर आज हम देखिए, हमें बहुत कुछ अपने इतिहास के बारे में, जो हमारा यूथ है उसको इंपावर करना है, क्योंकि यूथ के हाथ में फ्यूचर है। तो यूथ को अगर हम इंपावर कर दें, उसको इतिहास बता के रियल कि हमारा भारत क्या था और कहां हमें अब ले जाना है इन 23 सालों में, क्योंकि हम एक युवा शक्ति हैं, लेकिन युवा शक्ति से जो हमारा चैलेंज है, उन 145 करोड़ को सही दिशा में अगर हम पहुंचा दें तो हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे। जी, और ऐसा ही इतिहास का जिक्र करते हुए और भारत के मूल रूप से भारत से जुड़े होने का जिक्र करते हुए उन्होंने ओमान की बात की। वहां पर जो भारतीय रहते हैं, वहां भारतीय दूतावास और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के सहयोग से एक टीम उन परिवारों की हिस्ट्री जो है वो संजो रही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो कि पहले भारत से थे। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो 1830 और 38 उस समय के हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए भी हम उन सच्चाइयों को, उन प्रूफ्स को और उन पुराने लिंक्स को तलाश सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये बात रखना चाहूँगा, जब हम कहते हैं विश्व गुरु, ये जो हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और जो प्रधानमंत्री जी ने आज आग्रह किया है मन की बात से कि नमो ऐप के थ्रू टैग करिए, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन ये प्रूफ करने में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा कि भारत विश्व गुरु था। देखो कहाँ कहाँ पूरे विश्व में भारतीय बैठे हैं, उस देश की इकोनॉमी में कितना योगदान दे रहे हैं। तो जो बात आज हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु थे, हमने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया, उसको हमने रिकॉर्ड करके दिखा दिया इस पूरे विश्व को कि हम ही लीडर थे, हम ही इस दुनिया को चलाते थे, हमारे थ्रू ही ज्ञान फैला। क्योंकि मैं एक इनोवेशन पे भी मैंने कुछ काम किया, मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी ज्ञान था, भारत ने ज्ञान बांटा, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा कंसेप्ट था, हमने कभी उसको पेटेंट नहीं कराया। लोगों ने हमारे ही ज्ञान को, वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमारे ही ज्ञान को डिफरेंट टर्मिनोलॉजी देके पेटेंट करा के उसको बेचा पूरे विश्व में और अपनी इकोनॉमी बढ़ाई। तो अब वो समय है कि अब हम ये दिखाएं कि इनको डॉक्यूमेंट करके कि हम ही विश्व गुरु थे, उसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन में स्ट्रांग हो जाएं। ये आज उन्होंने आग्रह किया कि हर एक चीज को हमने डॉक्यूमेंट करना है, क्योंकि हमने ऋषियों से और भारत की परंपरा थी, ज्ञान को बांटा, उसमें हमने ये नहीं सोचा कि हमें अपनी इकोनॉमी को देखना है। और आज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2014 में भारत 80 के अराउंड घूमता था और आज हम 40वें नंबर पे आ गए हैं। तो ये हम टारगेट करते हैं कि आने वाले इन 5 सालों में हम टॉप 10 में रहें ग्लोबल इनोवेशन में, और धीरे धीरे हम उस मार्क को छुएं जो ये पूरा विश्व देखे और हमें भी डेवलप्ड नेशन का वो गौरव प्राप्त हो, जिससे हम भी कह सकें कि हम भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। जी, अपनी हिस्ट्री को जानना बड़ा जरूरी होता है किसी भी समाज के लिए। और जैसा आपने जिक्र किया कि ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है, तो उसमें विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है विभाजन के कालखंड में जो पीड़ित लोग थे, जब देश का बंटवारा हुआ, और उस विभीषिका को सहने वाले, देखने वाले आज भी हमारे बुजुर्ग कुछ जिंदा हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि ये भी इतिहास को संजोने में मदद कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई करने की हमें आज जरूरत है, जो थोड़े बहुत लोग रह गए हैं, उनसे हम रिकॉर्ड कर लें वो सारा इतिहास, ताकि हम अपने युवा को बता पाएं। क्योंकि आज जिसकी बहुत जरूरत है, और हमारी जो विश्वविद्यालय है बगुना, वहां पे जिस आप हर घर में एक सैनिक बसता है, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी बागला में है, सांबा डिस्ट्रिक्ट विजयपुर ब्लॉक में है, वहां पे हर घर में जो हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी हैं, जिनको हम सेवियर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी उस प्रांगण में, तो वहां का इतिहास तो हम अपने बच्चों को बताते ही हैं जो वहां पढ़ने आते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि इसको डिजिटल माध्यम से रिकॉर्ड करके, क्योंकि अभी भी वो सैनिक हैं कुछ घरों में, उनकी रिकॉर्डिंग हम कर लें और उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में पहुंचा दें। तो आज हम ये सीख यहां से लेके जाते हैं आज उनके माध्यम से कि उन वेटरन्स को रिकॉर्ड कर लीजिए, उनको डॉक्यूमेंट कर लीजिए, ताकि वो चीजें बता पाए जो बचे हुए हैं। और कुछ लोग हैं जिन्होंने उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा है। जी, डॉक्टर साहब, आपने जैसे बात की वसुधैव कुटुंबकम, जो भारत का मूल मंत्र है एक दुनिया को देखने का, सारी दुनिया को हम एक परिवार समझते हैं, और G20 के बाद इसकी जो परिभाषा और इसका जो उद्देश्य है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचा। और भारत जो भी काम करता है, आज हर कोई भारत के साथ जुड़ना चाहता है। भारत की कोई भी पहल है, अगर हम सौर ऊर्जा में अच्छा काम कर रहे हैं तो दुनिया हमारे साथ जुड़ना चाहती है। हम
पेड़ लगाने का काम करते हैं तो दुनिया हमारे साथ जुड़ती है। और अभी कुछ महीने पहले जो हमने शुरुआत की थी एक पेड़ माँ के नाम, और उसका इतना असर हुआ है कि भारत में तो हुआ ही हुआ है और विदेशों में भी लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। वो वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि धरती किसी की अलग नहीं है, देश अलग नहीं है, सारी धरती, सारा विश्व जो है एक परिवार है। 100 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं इस अभियान के तहत। और इतना ही नहीं, विदेशों में जैसे कि उन्होंने ज्ञाना का जिक्र किया कि उनके राष्ट्रपति ने, उनकी सासू माँ ने और अन्य परिवार के सदस्यों ने मिलकर लगाया। तो ये जो भारत का संदेश है, प्रकृति के साथ प्यार करना, कुदरत के साथ प्यार करना, ये दुनिया को जोड़ने और धरती को प्रदूषण मुक्त और आलूदगी मुक्त बनाने में कितना सहयोग देगा? ये बहुत सहयोग देगा। एक पेड़ माँ के नाम जो मुहिम लगी, हमने देखा हमारे देश में हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारी यूनिवर्सिटी के तहत भी हमने बागला, राया, सुचैनी में ये पेड़ लगाए और यहाँ पे जो वेटरन्स थे उनको हम लेके आए। और ये जो है कंसेप्ट कि इस पूरे विश्व को एक परिवार देखना है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होगा वो ये नहीं देखेगा कि अमेरिका में ज्यादा प्रॉब्लम होनी है कि इंडिया में, क्योंकि जब ग्लोबल सी लेवल राइज करेगा तो सारे देश चले जाएंगे। तो ये समझना है कि हम सब बराबर हैं और ये जो इम्पैक्ट होगा ग्लोबल इम्पैक्ट है, उसको बचाने के लिए अब जैसे और देश भी इस मुहिम को समझे, तो इंडिया तो हमेशा से रोशनी या जिसको हम कहें प्रकाश, उसी को जो ज्ञान है, हम कहते हैं ना कि गुरु मतलब जो हमें अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए, तो भारत ही गुरु रहा क्योंकि उसने अंधकार से हमेशा रोशनी की तरफ लोगों को खींचा, ले गया। और ये जो जितने भी इनिशिएटिव्स भारत ले रहा है और सारे लोग जुड़ रहे हैं, ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि ज्ञान का जो जन्म हुआ था वो इसी इंडियन सबकॉन्टिनेंट से ही हुआ था और यही तब लीड करता था। और यहाँ पे जो 100 करोड़ पेड़ लगे 5 महीने में, जिसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिक्र भी किया, रीजन स्पेसिफिक देखते हुए हम चाहते हैं और ज्यादा ये पेड़ और ये मुहिम में लोग जुड़े और वहां के हिसाब से देखते हुए और पेड़ लगाएं। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए कि इंदौर में 24 घंटे में 12 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया। राजस्थान के जैसलमेर में महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000, यानी लोगों में ये जागृति आ रही है, लोग समझ रहे हैं कि प्रकृति को, पर्यावरण को बचाना कितना जरूरी है। मैं तो ये कहता हूं कि इंसान का जो व्यक्तित्व है, जो उसका अस्तित्व है, वो पर्यावरण के ही थ्रू है। हम अगर पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढालेंगे तभी हम एक अच्छा निरोगी शरीर लेके इस पृथ्वी पे जी पाएंगे, क्योंकि अपने बॉडी को ओरिएंट करना अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। अगर हमें ये समझना है नेचर इज सुप्रीम, पर्यावरण से ऊपर कुछ नहीं है, नेचर से, प्रकृति से ऊपर कुछ नहीं है, और नेचर को कॉन्कर करने की जरूरत हमें नहीं है। हमें अपने आप को अलाइन करने की जरूरत है, हार्मनी में रहने की जरूरत है, तभी प्यार, सद्भाव और एक अच्छा माहौल इस पूरे विश्व में रहेगा। इसके तहत ये जो एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम की शुरुआत हुई है, बहुत और उन्होंने बड़ा अच्छा कहा। जो भी ये प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं, इनको इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बनाने के लिए उन्होंने कहा कि mygov.in पर आप पेड़ लगाते हुए एक पेड़ माँ के नाम, उसकी सेल्फी भी भेजिए। तो उसमें क्या है कि जो नौजवान हैं या बच्चे हैं वो ज्यादा प्रेरित होते हैं ऐसा करने में। इसमें यह है कि ये जो सेल्फी की स्कीम जो इन्होंने चलाई है कि कुछ भी करे तो एक सेल्फी लीजिए, उससे क्या लगता है आजकल सबको पिक्चर लेने का जो एक यूथ है उसको लगता है कि मेरी भी कुछ एक अहमियत है, मेरी कुछ वैल्यू होगी। तभी जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उसमें कहते हैं कि एक पिक्चर क्लिक करके भेजिए जिसमें एक उसको जुड़ाव का एहसास हो कि जो आपने किया उसको पब्लिसिटी मिलेगी, उसको लोग देखेंगे, उसको एप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि जीवन में किसी को एप्रिशिएट करना बहुत बड़ा कार्य होता है और सबको अच्छा लगता है कि उसको एप्रिशिएट किया जाए, शाबाशी देता है, एप्रिशिएट और मोटिवेट होता है। तो ये जो सेल्फी के थ्रू हम कहते हैं कि आप आइए और पिक्चर लीजिए ताकि उसको हम एप्रिशिएट करें, उस बच्चे को लगे मेरे काम की सराहना हुई है तो वो और मोटिवेशन से काम करेगा। तो ये जितनी भी स्कीम भारत सरकार चलाती है उसके पीछे की ये जो स्टेप्स उठाएं बड़े सराहनीय जी। तो प्रकृति की हम बात कर रहे हैं तो पेड़ पौधे जो हैं ये बड़ा जरूरी हिस्सा हैं। एक मधुमक्खी भी अगर छोटी सी है ना, अगर धरती पर मधुमक्खियां खत्म हो जाएं तो कुछ महीनों के अंदर जीवन ही खत्म हो जाएगा। हर एक का बड़ा महत्व है। तो उन्होंने गौरैया का जिक्र किया, गौरैया आज खत्म हो रही है। मैं आपको बताऊं 3 साल पहले मैंने स्वयं अपने घर में कुछ 8-10 घोंसले बनवाए थे गौरैयाओं के लिए।
क्योंकि गौरैया आसपास नहीं दिखती नहीं है वो चिड़िया। लेकिन इस साल क्या हुआ कि उनमें कोई चिड़िया नहीं आई। हर साल चिड़िया आती रहती थी और पूरा बुक रहते थे वो पूरे घोंसले, लेकिन इस बार नहीं आई। ये भी मैं समझता हूँ कि शायद ये जो टावर्स हैं, मोबाइल टावर्स हैं, या जिसकी वजह से ऐसी रेडिएशंस हैं जो उनको ख़त्म कर रही हैं। बिल्कुल, तो इसकी तरफ भी ध्यान देने की हमें बड़ी आवश्यकता है। रेडिएशंस, ये जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो रेडिएशंस हैं, जब हम विकास करते हैं तो हमने पर्यावरण और विकास का बैलेंस बना के चलना है। डेवलपमेंट और डिजास्टर, देखिए दोनों डी से शुरू होते हैं, डेवलपमेंट भी डिजास्टर भी, और अल्टीमेटली डेथ है। तो डेवलपमेंट, डिजास्टर, पर्यावरण और विकास का बैलेंस करते हुए अगर हम चलेंगे तो हमें लगता है कि हम विकास भी कर लेंगे, पर्यावरण को भी बचाएंगे, क्योंकि अंधाधुंध विकास ही विनाश का कारण बन जाता है। तो हमने ये बैलेंस तो सीखा है भारत ने। अगर आज हम देखेंगे कि जब आप कार्बन उत्सर्जन की बात करते हैं, हम उतना उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं जितना विकसित देश कर रहे हैं। और आज हम कुछ ग्रीन मिशन लाइफस्टाइल, हमने ये देखा होगा, जो मिशन लाइफ के तहत हम लोगों तक बातें भी पहुंचा रहे हैं कि कौन से बेस्ट इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है। तो जो गौरैया जो आपने जिक्र किया, ये एक चिंता का विषय तो है ही है, जो बड़ी तेजी से विकास करते हुए देश हैं। अभी भी हमारे कुछ जो छोटे सिटीज हैं और गांव हैं, अभी भी गौरैया हैं। बड़ी सिटियों से अगर वो छोटी में आके अगर हम उसी जगह पे उनको हम प्रिजर्व कर पाए, उनको हम बचा पाए, तो हमें लगेगा कि हमने अपना पार्ट प्ले किया। यानी तरक्की के जोश में हमें होश नहीं खोना है और प्रकृति को जुड़ा। और दूसरा हम देखते हैं कि जो प्रदूषण फैल रहा है हमारी फैलाई हुई गंदगी से, जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है या और तरह का जो कचरा है, ई वेस्ट जो है, उसको ठीक तरह से इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। और हमें उसको नदियों में या ओपन में या दरियाओं में फेंकने के बजाय उनका अगर उसको रिसाइकिल किया जाए, उसको सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, तो वो बहुत बड़ी अच्छी पहल हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि ई वेस्ट है या प्लास्टिक का कचरा है वो ही नुकसानदायक है। कोई भी आसपास जो वेस्ट चीज़ है, जो हमारी सराउंडिंग को गंदा या भद्दा बना रही है, उसको हम संजो कर रख सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। उसका उदाहरण उन्होंने कहा कि मुंबई की 2 बच्चियां हैं, अक्षरा और प्रकृति। उन्होंने जो कपड़े की सिलाई की जाती है, तो जो छोटे 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 कतरन जो होती है, उससे वो प्रोडक्ट बनाकर बेच रही हैं। यानी जो गंदगी फैलनी है, जो नुकसान होना है, एक तो उससे बचाव हो गया और दूसरा अपनी आमदनी का जरिया हो गया। तो हमें इस तरीके के जो साधन हैं, तरीके हैं, उपाय हैं, वो ढूंढने पड़ेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि वेस्ट कुछ भी नहीं है, वेस्ट एक रिसोर्स है। तो जब हम ये पढ़ते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, ये सॉलिड रिसोर्स मैनेजमेंट है, क्योंकि वेस्ट तो खुद रिसोर्स है। जब उन्होंने कहा कि कचरे से कंचन बनाना, इसका मतलब क्लियर है कि वेस्ट एक परिभाषा कुछ नहीं है, वो एक रिसोर्स है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ना बोल के हमें बोलना है सॉलिड रिसोर्स मैनेजमेंट। और जैसा जम्मू में कोट बलवाल में ये जो हमारा घरों से निकला हुआ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इसके ऊपर कमीशनिंग हो गई है और बायो सीएनजी प्लांट नाफेड के थ्रू कमीशन हो गया है। और आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे कि ये जो कचरा है, इसको सेग्रीगेट करके उसी वेस्ट से हमने बायो सीएनजी गैस बना ली है, और वो बायो सीएनजी गैस आज एक ऊर्जा का काम कर रही है। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें अभी और भी हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम का अब समय समाप्त हो रहा है। आप यहाँ पर आए और आज के मन की बात पर जो अलग अलग विषयों पर बात हुई, उस पर आपने हमारे साथ चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।